नमस्कार दोस्तों, 23 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला एडिटोरियल जो है वो जो अभी ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन की फील्ड में घटना हुई थी, द पॉलिटिक्स ऑफ एन एरियल स्नेयर। हुआ यहाँ पे ये है कि रायन एयर नाम का एक एयरक्राफ्ट था और उसमें एक बहुत पॉपुलर ब्लॉगर हैं रोमन प्रोस्टासेविच। ये जो रोमन प्रोस्टासेविच हैं ये बेलारस के हैं। बेलारस के जर्नलिस्ट थे, बड़े बड़े न्यूज आउटलेट्स के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं और ऑब्वियस ही बात है अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अगेंस्ट लिखते हैं। अब आपको पता है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको प्रेसिडेंट है बेलारस के अंदर और इनके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो चूंकि अलेक्जेंडर लुकाशेंको पीछे पड़े हुए थे रोमन प्रोस्टाविच के, तो ये छोड़ के भाग गए थे पोलैंड। अभी हुआ ये कि पोलैंड से ये कहीं ग्रीस गए थे कोई पर्टिकुलर मीटिंग अटेंड करने के लिए और ग्रीस से वापस पोलैंड जा रहे थे और बीच में हुआ ये कि इनका जो एयरक्राफ्ट था वो बेलारूस से निकला और जब बेलारूस से निकला तो बेलारूस की जो एयरफोर्स थी उसने बॉम्ब स्केयर दिखा के इस एयरक्राफ्ट को बेलारूस में लैंड करा लिया और रोमन प्रोस्टाविच को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। अभी इस पर्टिकुलर घटना के अगेंस्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉज के ऊपर बातचीत हो रही है। यूएस, यूरोपियन यूनियन सब बेलारूस के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर लॉ के बारे में बहुत ज्यादा बात की जा रही है। वो लॉ है आपका शिकागो कन्वेंशन 1944 का, जिसको आप बोलते हो कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन। और इस प्रकार की घटनाएं क्या पहले भी हुई हैं, इन सब चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल में खंगालेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है कोर्स एंड कन्वर्सेशंस। देखिए ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। बस ये व्यू पॉइंट है यहाँ पे कि देखिए बच्चे घरों में बंद हैं, जो भी उनके क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन चल रही है। अभी ऐसे केसेस में माँ बाप के लिए बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया है। पहले बच्चे स्कूल जाते थे तो टीचर्स वगैरह से बातचीत होती थी, ठीक है, टीचर्स कुछ एक्टिविटीज करवाते थे क्लास के अंदर, माँ बाप के पास अपना फ्रूटफुल टाइम रहता था, उनको ऑफिस वगैरह का काम करना होता। अब बच्चे भी घर में बंद और कहीं ना कहीं माँ बाप भी घर में बंद है, तो माँ बाप के लिए बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया है। और बच्चों की भी क्या जो एनर्जी है ना वो ऑनलाइन स्क्रीन टाइम्स में ज्यादा जा रही है। तो टीवी देखना, फोन में गेम खेल लेना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यूट्यूब पे जो किड्स कार्टून चैनल होते हैं वो चला के बैठे रहते हैं। तो उनकी जो ग्रोथ है ना, मेंटल ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं रुक रही है और वो ऑनलाइन स्क्रीन के साथ चिपके रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो आप कह सकते हो, मतलब ये जो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है बच्चों का ऑनलाइन स्क्रीन के साथ चिपके रहना और प्रैक्टिकल चीज़ों पे एंगेज ना होना, ये कहीं ना कहीं एक बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ को रोक सकता है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। अच्छा, इसी पेज पे एक और आर्टिकल है हिंदुत्व बग बियर से लेकर। अब देखिए हिंदुत्व बग बियर में हिंदुत्व फिलोसफी की बात की गई है और इस प्रकार के आर्टिकल्स थोड़े से ज़्यादा आप कह सकते हो कि बरगलाने वाले होते हैं, गुस्सा दिलाने वाले होते हैं। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करते हैं, नॉलेज पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करते हैं, तो नॉलेज को क्लीन रखना जरूरी है। फिर एक और आर्टिकल छपा है, काउंटरिंग अ पॉलिटिकल एक्ट दैट हैज अ लीगल गार्ब। यहाँ पे बात की गई है आयशा सुल्ताना जी की। आयशा सुल्ताना के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। यूट्यूब में जब आप आयशा सुल्ताना मेरे नाम हर्षित के साथ सर्च मारोगे तो आपको पहली वीडियो मिल जाएगी, हैज आयशा सुल्ताना रियली डन सेडिशन, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाई अब्दुल खादिर इज गेटिंग थ्रैश्ड। इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा केस पता चल जाएगा अगर आपको केस पता ना हो। तो कुल मिला के यहाँ पे आयशा सुल्ताना ने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए थे सरकार के अगेंस्ट, वो सरकार जिस प्रकार से लक्षद्वीप में काम कर रही थी, और इन स्टेटमेंट्स को लेके काफी आप कह सकते हो बवाल छिड़ गया। अब पहले आयशा सुल्ताना ने एक टीवी चैनल में कोविड-19 को बायो वेपन बोल दिया केंद्र सरकार की तरफ से, बाद में वो माफी मांगने लगी। तो ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि उनके माफी मांगने के चलते अपोजिशन को और मौका मिल गया आयशा सुल्ताना को दबाने का। तो आयशा सुल्ताना की रिस्पेक्ट में एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं और आपको बता चुका हूं, तो आप उसी पर्टिकुलर वीडियो को देख लो जाके। अलग से बार बार इस टॉपिक को मैं क्या डिस्कस करूं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो मिस इन्फॉर्मेशन को लेके है। तो बेसिकली इस आर्टिकल को लिखा किसने, इसको समझना पड़ेगा। प्रोफेसर रास्मुस क्लीस नील्सन ने लिखा है। ये डायरेक्टर है रूटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और इन्होंने को ऑथर की है एक रिपोर्ट जिसका नाम है 2021 रूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट। इस न्यूज रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इंडिया में लोगों के हिसाब से मिस इन्फॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये केवल उन लोगों के बारे में बात करती है जो इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ते हैं, और जो इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ते हैं उनके हिसाब से कौन कौन से प्लेटफॉर्म कितनी मिस इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो व्हाट्सएप 28% मिस इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फेसबुक 16%, यूट्यूब 14%, और समझिए गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी ये 23% मिस इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से।
मतलब हमारे देश के लोगों को अब ये बात का आइडिया लग चुका है कि कहीं ना कहीं इस मिस इन्फॉर्मेशन को हमारे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज भी फैलाती हैं, वो चाहे केंद्र की हो चाहे वो किसी राज्य की हो। तो इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में मिस इन्फॉर्मेशन हमारी सोसाइटी में कैसे फैलता है उसके बारे में न्यूज़ रिपोर्ट क्या बोलती है, इसको देखेंगे। पॉलिटिकल एलिमेंट्स में ऑब्वियसली इससे हटा दूंगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करना वो हमारा काम नहीं है। एक एग्जाम के आप कह सकते हो स्टूडेंट के बेसिस पे, एक एस्पिरेंट के बेसिस पे इस इन्फॉर्मेशन को एसेस करने की कोशिश करेंगे। फिर पॉलिसी क्रीप, यहाँ पे ई कॉमर्स फर्म्स के ऊपर कुछ और पॉलिसी आप कह सकते हैं कंडीशंस लगाए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो ये ई कॉमर्स फर्म्स हैं जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनके ऊपर ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रही हैं किस हद तक सही है किस हद तक गलत है उसके बारे में बातचीत करी गई है, तो वो देखेंगे। और फाइनली हम लोग बात करेंगे अ वेलकम स्पाइक। एक्चुअली में अभी 21 जून 2021 को मतलब परसों 8.6 मिलियन डोजेस एडमिनिस्टर की गई हैं एक दिन में। मतलब एक दिन में 86 लाख डोजेस कोरोना वायरस की लोगों को दी गई हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और कहीं ना कहीं इस लेवल पे हमें इनॉकुलेशन करने की जरूरत है, तभी कहीं ना कहीं हम लोग हर्ड इम्यूनिटी ला पाएंगे और कोरोना की थर्ड वेव से बच पाएंगे। तो इतने आर्टिकल्स, लगभग 5 आर्टिकल्स मैं आपके साथ बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल मेंबर्स को स्वागत कर लेते हैं। देखते हैं हमें किसने किसने ज्वाइन किया। तो ब्लिसर ने ज्वाइन किया हमको, अंकिता कुमारी ने हमको ज्वाइन किया है, सुमित कुमार ने हमको ज्वाइन किया है, आयुषी शर्मा ने ज्वाइन किया, आस्था वशिष्ठ ने हमको ज्वाइन किया और विकास ने हमको ज्वाइन किया। तो ब्लिसर, अंकिता कुमारी, सुमित कुमार, आयुषी शर्मा, आस्था वशिष्ठ एंड विकास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। आपके कांस्टेंट सपोर्ट के चलते काफी इंस्पिरेशन मिलता है। वंस अगेन थैंक यू। अब शुरुआत करते हैं अपने आज के डिस्कशन से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भेजिए, अगर आपके मैसेजेस में दम है तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बना के डिस्कशन करूंगा। मैं सारे मैसेजेस के ऊपर वीडियो नहीं बना सकता, जिन क्वेश्चन के ऊपर मैं पहले ऑलरेडी वीडियो टेकअप कर चुका हूं उनके ऊपर मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। तो डाउट सॉल्विंग शॉर्ट्स और यूपीएससी प्रिपरेशन टिप्स वाली प्लेलिस्ट को आप जाके रेफर कर सकते हैं, हो सकता है कि वहां पे आपका डाउट पहले ही डिस्कस हो रखा हो। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि यूट्यूब हर लेक्चर की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। और harshitdwedi.com वेबसाइट पे जाके आप करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स का नंबर बढ़ रहा है और अब तो डेली कंपाइलेशन भी आ रहा है। तो जिस प्रकार से बड़ी बड़ी वेबसाइटों पे एक दिन के करंट अफेयर्स एक आर्टिकल में कवर अप होते हैं, उसी प्रकार से जब आप मेरी वेबसाइट harshitdwedi.com पे जाओगे तो वहां पे भी आपको एक दिन के आर्टिकल एक में ही कवर होते नजर आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल 22 जून का जो डेली न्यूज कंपाइलेशन है उस पे जब आप जाओगे तो आपको कल की ड्यूट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स थे वो एक जगह पे कंपाइल मिल जाएंगे, वहां पे आप जाके इसको पढ़ सकते हो। जीएस पेपर वाइज भी इनको सेग्रीगेट करके रखा गया। तो चलिए आज के इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है द पॉलिटिक्स ऑफ एन एरियल स्नेयर। ये मैं कहूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट है। द इन्वेस्टिगेशन इनटू द फोर्स्ड लैंडिंग ऑफ अ रायन एयरक्राफ्ट इन बेलारूस कुड बी अ लॉन्ग ड्राउन आउट। बेलारूस के बारे में हमने पहले काफी बात की है, लोकेशन वोकेशन वगैरह पहले भी मैंने इसको दिखाई है। अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको वाला इशू बहुत लंबे समय तक वायरल रहा था। पहले ऐसा लग रहा था कि अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको थोड़ा बहुत वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं, बाद में पता चला कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको के सामने इलेक्शन आए, इलेक्शन में उन्होंने अपने अपोजिशन लीडर को डिस्पोज कर दिया। जो अपोजिशन लीडर डिस्पोज किया गया था वो एक यूट्यूबर था, उसकी वाइफ स्वेतलाना पास के देश में भाग गई और यहाँ पे अलेक्जेंडर लुकाशेंको को लगा कि व्लादिमीर पुतिन के साथ बना के रखेंगे तो हमारी डिक्टेटरशिप चलती रहेगी। नाम के लिए ही वो डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट हैं, वैसे उनकी डिक्टेटरशिप ही चल रही है, जो कि प्रॉपर इलेक्शंस हुए नहीं है बेलारूस के अंदर। तो अब हुआ ये कि 23 मई को एक रायन एयर की फ्लाइट थी। इस रायन एयर की फ्लाइट को जबरदस्ती इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई मिंस्क में। मिंस्क आपको पता है राजधानी है बेलारूस की। और ये किसके थ्रू कराई गई? तो एक मिग 29 फाइटर जेट था बेलारूस का, वो गया इस फ्लाइट के पास और उसने बोला बॉम्ब स्केयर है लैंड करो, और ये फ्लाइट लैंड हो गई। इस फ्लाइट के अंदर बैठे थे बेलारूसियन जर्नलिस्ट रोमन प्रोस्टाचोविच। ये जो रोमन प्रोस्टाचोविच थे ये कॉमर्शियल सिविलियन एयरक्राफ्ट से ट्रेवल कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया तो बॉम्ब स्केयर के आधार पे गया था, बट एक्चुअली में यहाँ पे टारगेट क्या था? रोमन प्रोस्टाचोविच को अरेस्ट करना। और इस पूरे की पूरी इशू में अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको इन्वॉल्व है। अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको पिछले 27 साल से बेलारूस पे राज कर रहे हैं और अभी भी अपनी गद्दी छोड़ने को वो तैयार नहीं है। अब जब ये इवेंट हुआ
भाई इसके ऊपर ग्लोबल अटेंशन आएगा। यूरोपियन यूनियन ने इसको क्रिटिसाइज किया, यूएसए ने इसको क्रिटिसाइज किया, और एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे शुरू कर दी गई है आईसीएओ की तरफ से, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और जब से ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ है तब आप देख सकते हो कि जो बेलारूस की फ्लाइट्स हैं उनको यूरोपियन एयर स्पेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है, और ना ही अब बेलारूस की फ्लाइट यूरोपियन एयरपोर्ट्स पे लैंड कर सकती हैं। सिमिलरली यूरोप की जो बाकी फ्लाइट्स हैं, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा, केएलएम और जो बाकी इस प्रकार की एयरलाइंस हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बेलारूस एयरपोर्ट्स को बाइकआउट किया है। बेलारूस के आप कह सकते हो एयरपोर्ट्स को वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे एविएशन के फील्ड में बेलारूस का एक प्रकार से बॉयकॉट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेलारूस ने इलीगल तरीके से गलत बहाना लेके एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने के लिए एक अच्छी खासी उड़ती हुई सिविलियन फ्लाइट की जबरदस्ती लैंडिंग करवाई। 27 मई को एक स्पेशल मीटिंग कन्वीन की गई और वहां पे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया है, क्या मतलब कि ये एक फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे ऑर्डर दिए गए हैं कि भाई पता करो कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है। और इसके लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी कंट्रीज को एक आप कह सकते हो कि लेटर भेजा है, या फिर कह लीजिए कि एक इंफॉर्मेशन सॉर्ट करने वाला डॉक्यूमेंट भेजा। तो बेलारूस से इनपुट्स मांगे गए हैं, पोलैंड से इनपुट मांगे गए हैं, ग्रीस से इनपुट मांगे गए, आयरलैंड, लिथुआनिया, स्विट्जरलैंड, इन सब से इनपुट्स मांगे गए हैं। इसके रिस्पेक्ट में एक इंटरिम रिपोर्ट आईसीएओ काउंसिल की तरफ से आएगी 23 जून को, मतलब आज के दिन पे। तो आज के दिन पे देखते हैं आईसीएओ काउंसिल क्या आप कह सकते हो रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज करता है। ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा इशू है ना, ये पूरा का पूरा इशू इंटरनेशनल मीडिया में आग पकड़ रहा है, और ये इशू भी बहुत बड़ा है। यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, इन्होंने बोला कि दिस इज एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी, दिस इज एन अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज एन अटैक ऑन यूरोपियन सोवरेनिटी। क्योंकि यूरोप के एक देश से ये पर्टिकुलर पर्सन दूसरे देश में जा रहा था और उसको जबरदस्ती बीच में उसकी फ्लाइट को उतार के उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूरोपियन यूनियन और यूके ने फिर से सैंक्शंस लगा दिए यहाँ पे बेलारूस के ऊपर। तो क्या बेलारूस यहाँ पे जस्टिफाइड था डिसीजन लेने में? देखिए भाई, अलेक्जेंडर लुकाशेंको राज कर रहे हैं, और किसी भी हाल में अलेक्जेंडर लुकाशेंको अपने राज को और कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे और स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो टूटेंगे। और मैं आपको बता दूं, बेलारूस के प्रेसिडेंट आगे भी ऐसा काम करेंगे क्योंकि उनको बैक एंड से व्लादिमीर पुतिन का सपोर्ट है यहाँ पे। तो भले ही यूरोप के देश लुकाशेंको के अगेंस्ट कितना भी चिल्लाते रहे, बेलारूस आगे भी एक्टिविटीज कर सकता है। उसकी दो वजह हैं। पहली बात तो उनको पीछे से व्लादिमीर पुतिन का सपोर्ट है, और दूसरी बात, पहले दुनिया की दूसरी कंट्रीज ने भी इस प्रकार के बहुत से इंसिडेंट्स किए हैं, चाहे वो ईरान हो और चाहे वो यूएसए हो। मैं बताता हूं कब किए। फ्लाइट में बैठा कौन था? तो 26 साल के फ्यूजिटिव ब्लॉगर इसमें बैठे हुए थे। ओके, रायनेर, ये जो आयरिश लो कॉस्ट एयरलाइन है, और ये ग्रीस से लिथुआनिया की तरफ जा रही थी। ओके, जब ग्रीस से लिथुआनिया की तरफ जा रही थी, बॉम्ब स्केयर हुआ, जबरदस्ती इस फ्लाइट को नीचे उतार लिया गया स्टैंडर्ड चेक्स के लिए, और इसी दौरान मिस्टर प्रोस्टाविच को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। ओके, अगर आप मिस्टर प्रोस्टाविच की बात करिए तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको इनको पसंद नहीं करते हैं। बेलारूस ये भाग गए थे और पोलैंड चले गए थे 2019 में। ये ग्रीस गए थे बेलारूसियन डिसिडेंट से मिलने के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे अलेक्जेंडर लुकाशेंको को प्रोस्टाविच की एक्टिविटीज पसंद नहीं आ रही थी। लगातार मिस्टर प्रोस्टाविच अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अगेंस्ट जो ग्रुप था उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, उससे मीटिंग कर रहे थे, इसलिए लुकाशेंको इनसे नाराज थे और इनकी फ्लाइट को उतरवा के इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। कहीं ना कहीं ये जो आपके प्रोस्टाविच हैं, ये स्वेतलाना तिसिखनोस्काया, ये स्वेतलाना वही हैं जिनके हस्बैंड को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। स्वेतलाना को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए प्रोस्टाविच यहाँ पे नजर आए हैं। तो कुल मिला के अब खतरे की तलवार टंगी हुई है मिस्टर प्रोस्टाविच के ऊपर। इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि मिस्टर प्रोस्टाविच को कोई बड़ी सजा दी जा सकती है। हो सकता है इनको डेथ पेनल्टी भी दे दी जाए, क्योंकि यूरोप में केवल एक कंट्री है जो डेथ पेनल्टी देती है, और वो है बेलारूस। ठीक है भाई, तो ये सब बात है यहाँ पे। अब हमको समझना ये है कि क्या ये इवेंट हिस्ट्री में पहली बार हुआ है? क्या इस प्रकार का इवेंट पहले हो चुका है? तो बिल्कुल हो चुका है। एक पर्सन थे अब्दुल मालिक रिगी। ये जो अब्दुल मालिक रिगी थे, जुंदुल्ला मिलिटेंट ग्रुप के हेड थे, और इनकी ईरान की सरकार के साथ नहीं बनती थी। ईरान की सरकार ने रिगी के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि जो सिस्तीन बलूचिस्तान प्रोविंस है ईरान की, वहां पे फरवरी 2010 में टेररिस्ट अटैक्स करवाए थे रिगी ने। ठीक है भाई, अब रिगी भी ईरान छोड़ के भाग गए थे। रिगी का जो प्लेन था
वो दुबई से उड़ के बिश्केक की तरफ जा रहा था। दुबई यूएई में है और बिश्केक किर्गिस्तान में। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये प्लेन उतरा, मतलब गुजरा ईरान के ऊपर से। जब ये प्लेन ईरान के ऊपर से गुजरा तो जबरदस्ती इस प्लेन को ईरानियन एयरक्राफ्ट ने लैंड करा दिया और बाद में वहां पे रिगी को अरेस्ट कर लिया गया, प्लेन छोड़ दिया गया और बाद में रिगी को एग्जीक्यूट कर दिया गया। सोचिए, मतलब ईरान ने अपने डिसीडेंट को जबरदस्ती उड़ते हुए प्लेन से नीचे उतारा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो मतलब पहले एक ऐसा इवेंट हो चुका है जहां पे एक डिसीडेंट को उतारा गया प्लेन से और एग्जीक्यूट कर दिया गया। और कुल मिला के यहाँ पे ये जो रोमान प्रोस्टाचोविच हैं, इनको भी प्लेन उतार के अरेस्ट किया गया है। अभी इनके खिलाफ किस प्रकार की प्रोसीडिंग्स की जाएंगी वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। मिस्टर प्रोस्टाचोविच और मिस्टर रिगी में एक ही कॉमन बात है कि भाई ये दोनों, इनकी जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं वो इनकी कस्टडी लेना चाहती हैं और बड़े अनकन्वेंशनल मीन से इनकी कस्टडी यहाँ पे ली गई। अब आगे क्या होगा प्रोस्टाचोविच के साथ वो देखना बाकी है। इनको एग्जीक्यूट करना, मौत की सजा सुनाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बेलारूस के ऊपर बहुत ज्यादा है। अब आगे बात करते हैं। यूएस से रिलेटेड एक इवेंट भी ऐसा हुआ है। आपको पता है कि यूएस में एक विसल ब्लोअर थे एडवर्ड स्नोडन नाम के। इस एडवर्ड स्नोडन को बोलिविया के राष्ट्रपति एवा मोरेल्स ने कहीं ना कहीं, आप कह सकते हो, शरण दी थी। अभी जो बोलिवियन राष्ट्रपति थे एवा मोरेल्स, ये आप कह सकते हो कि अपने प्लेन से कहीं जा रहे होंगे। इनको ऑस्ट्रेलिया में इनके प्लेन को जबरदस्ती उतार दिया गया। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने बोला कि यूएस के प्रेशर के अंदर हम ये बोलिवियन प्रेसिडेंट एवा मोरेल्स के प्लेन को अलाउ नहीं कर सकते। एक्चुअली में यूएस को ये डाउट था कि हो सकता है कि एवो मोरेल्स के प्लेन में ही बैठ के ये एडवर्ड स्नोडन ट्रेवल कर रहा हो। ओके, बाद में पता चला कि एडवर्ड स्नोडन उसमें नहीं बैठा था, लेकिन लैटिन अमेरिका ने चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया में बोला कि भाई ये तो एक देश के राष्ट्रपति का ही प्लेन रोक दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चल पाएगा। वो अलग बात थी कि एडवर्ड स्नोडन वहां पे नहीं थे और उनको मॉस्को में शरण मिल चुकी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया था। एवो मोरेल्स बोलिविया के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति का ही प्लेन उतार दिया गया जबरदस्ती ऑस्ट्रिया में। तो जब एक राष्ट्रपति का प्लेन जबरदस्ती ऑस्ट्रिया में उतार जा सकता है यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा यूएस के कहने पे, तो भाई आम आदमी की आप क्या ही बात करोगे। ठीक है, अब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, जो सिविल स्पेस होता है ना, जो एयर एविएशन स्पेस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया के लैंड मास के ऊपर जो हवा है, जो आसमान है जहां से प्लेन उड़ते हैं, उस प्लेन के ऊपर ऑब्वियसली बात है इंडिया की सोवरेनिटी है। पाकिस्तान के इलाके ऊपर पाकिस्तान की, बाकी देश के अपने अपने इलाके के ऊपर है। तो हम लोग चाहें तो अपने एयर स्पेस से किसी दूसरे देश के एयरलाइंस के हवाई जहाजों के उड़ने को रोक सकते हैं। इस पूरे के पूरे केस में आप देखो तो जैसे टेरिटोरियल वाटर्स में नेशंस के पास सोवरेनिटी होती है, वैसे एयर स्पेस में भी सोवरेनिटी होती है। एक कन्वेंशन है इसके लिए जिसका नाम है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसको बोला था शिकागो कन्वेंशन ऑफ 1944। अब ये जो शिकागो कन्वेंशन है 1944, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि शिकागो कन्वेंशन 1944 को बेलारूस ने साइन करके रखा है। जितने भी देश हैं, अब बेलारूस तो यूरोप का देश है, साइन तो करेगा, इंडिया ने भी साइन करके रखा है। तो इस शिकागो कन्वेंशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर से कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो अनलॉफुल इंटरवेंशन आप उसमें नहीं कर सकते। यहां पे बेलारूस ने दिमाग लगाया, बॉम्ब स्केयर दिखा के जबरदस्ती हवाई जहाज को उतार लिया। एक्चुअली में हवाई जहाज को उतारने की वजह थी किसको पकड़ना, तो वो जो प्रोस्टाविच नाम का जो बेलारूसियन डिसिडेंट था उसको पकड़ना। फिर आप देखो आर्टिकल 9 में क्या लिखा हुआ है। तो शिकागो कन्वेंशन के आर्टिकल 9 में लिखा है कि इट परमिट्स अ सोवरेन स्टेट द राइट टू इंपोज रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग इनफोर्स लैंडिंग एट अ डेजिग्नेटेड एयरपोर्ट इन इट्स टेरिटरी इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इमरजेंसी और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। मतलब कि यहां पे एक पर्टिकुलर देश को जबरदस्ती एक फ्लाइट को अपने देश में उतारने की परमिशन है, बशर्ते वहां पे कोई ना कोई इमरजेंसी हो। तो क्या यहां पे कोई इमरजेंसी थी? क्या यहां पे बेलारूस की पब्लिक सिक्योरिटी को कोई खतरा था? ऑब्वियसली बात है, यहां पे खतरा नहीं था। यहां पे टारगेट क्या था कि इस पर्टिकुलर डिसिडेंट को अरेस्ट करना है। खतरे के नाम पे इन्होंने बॉम्ब स्केयर दिखा दिया और उसके बाद एक बार फ्लाइट मान लीजिए लैंड हो जाती है तो आर्टिकल 16 ऑफ शिकागो कन्वेंशन के अंदर होस्ट कंट्री के पास ये ताकत है कि वो सर्च कर सकते हैं एयरक्राफ्ट को। और इस सर्च के दौरान इनको मिल गया प्रोस्टाविच, जो कि ये पहले ही जानते थे कि प्लेन में बैठा था, ये इसको पकड़ के ले गए। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। शिकागो कन्वेंशन की बात की जाए तो शिकागो कन्वेंशन सिर्फ सिविलियन एयरक्राफ्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पे जब यूरोपियन कंट्रीज ने एवा मोरेल्स, जो कि बोलिविया के प्रेसिडेंट थे, इनका एयरक्राफ्ट जब ऑस्ट्रेलिया में उतार दिया, तब बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि क्रिटिसाइज किया गया था इस इवेंट को। क्यों?
क्योंकि शिकागो कन्वेंशन केवल सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और जब बोलीविया का प्रेसिडेंट किसी एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में बैठ के जा रहा है तो वो एक नॉर्मल सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं है, वो एक डिप्लोमेटिक एयरक्राफ्ट हो जाता है, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से कम नहीं होता है, और ऐसे एयरक्राफ्ट को उतार लेना दिस इज नॉट अलाउड अंडर शिकागो कन्वेंशन। तो आप देखोगे कि शिकागो कन्वेंशन को इस पर्टिकुलर बेलारूस वाले इंसिडेंट से पहले बहुत गलत तरीके से कई बार इस्तेमाल किया गया है। ईरान ने इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं यूएसए ने इस्तेमाल किया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेलारूस ने कोई बहुत ही नॉवल और नई चीज कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज को गलत तरीके से किया है और अपने रॉन्ग पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के किया है। इसीलिए ये जो इवेंट है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे बात होगी किसकी? द पिक्चर इज क्लियर, इट्स अ टॉप डाउन मिस इन्फॉर्मेशन। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? अ न्यू रिपोर्ट शोज दैट मेनी इंडियंस नो मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैंडेमिक ऑफन कम्स फ्रॉम द टॉप। देखिए, एक सर्वे कराई गई है यहाँ पे रॉयटर्स की। सर्वे का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। 2021 रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है? इस रिपोर्ट में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को सेग्रीगेट किया गया है, ठीक है। When asked about the source of false or misleading information about the novel coronavirus, they are more concerned about, they are मतलब लोग, people of India. Many more Indians highlight domestic political actors than worry about activist groups, foreign governments और journalists. मतलब कि जब ये रॉयटर्स रिपोर्ट आई और लोगों से सवाल पूछे गए तो बहुत सारे लोगों ने क्या बोला कि भाई हमको फॉरेन गवर्नमेंट, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट ग्रुप की मिस इन्फॉर्मेशन से उतना डर नहीं लगता जितना हमें इस बात से लगता है कि हमारी खुद की सरकार और हमारी खुद की जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस हिसाब की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती हैं वो हमको ज़्यादा डेंजरस लगती हैं। बाहर की सरकारें और बाहर के जर्नलिस्ट से हमको उतना ज़्यादा डर नहीं लगता। तो कुल मिला के 4 में से 1, लगभग 23% लोगों ने इस न्यूज़ सर्वे में ये बताया कि सरकारें, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करती हैं पब्लिक डोमेन में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 23% ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटिंग। Facebook is responsible for 16% of the misinformation circulating. YouTube is responsible for 14% of the misinformation circulating. And WhatsApp is responsible for 28% of the misinformation circulating. मतलब अगर आप देखो तो सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन का सोर्स इसको बताया जा रहा है, व्हाट्सएप को बताया जा रहा है। व्हाट्सएप के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो सरकार का, पॉलिटिशियंस का और पॉलिटिकल पार्टीज का। तो कुल मिला के यहाँ पे ऑथर यही बोल रहा है कि भाई लोगों को अब इस बात का भरोसा होने लगा है कि उनको गलत रहा उनकी खुद की सरकार, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज दिखा रही है, ना कि ये सोशल मीडिया ग्रुप्स। केवल एक व्हाट्सएप आप कह सकते हो ऐसा ग्रुप है जिसने सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का परसेंटेज अपने ऊपर लिया है। खास बात यहाँ पे ये है कि इंडियन अथॉरिटीज के ऊपर अक्सर कर ये इल्जाम लगाया जाता है कि जर्नलिस्ट के पीछे भागते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के पीछे भागते हैं, सिविल सोसाइटी को काफ़ी परेशान करते हैं। कई बार आप देखोगे कि मिस इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं। तो ये जो इंडियन सर्वे हुआ है रॉयटर्स वाला, इसमें पता चला कि केवल 9% भारतीयों को ऐसा लगता है कि एक्टिविस्ट ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, इस प्रकार के लोग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कुल मिला के सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स 23% रिस्पॉन्सिबल माने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, और एक्टिविस्ट ग्रुप 9% माने जा रहे हैं। और ये वही एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं जिनके पीछे सरकार हाथ धो धो के पड़ी है, सेडिशन के चार्जेस इनके ऊपर ठोक रही है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। ये जो ऑथर है ना यहाँ पे रॉयटर्स के, प्रोफेसर रास्मस क्लेन नील्सन, चाहता ही इनकी दोस्ती लग रही है सरकार से, इसलिए सरकार के अगेंस्ट इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक्चुअली में ये नहीं दे रहे हैं, ये एक रिपोर्ट की फाइंडिंग को कोट कर रहे हैं। ये रिपोर्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, 2021 रॉयटर्स डिजिटल इंस्टीट्यूट न्यूज रिपोर्ट। और इनका ऐसा बोलना है कि इस न्यूज रिपोर्ट में लोगों ने ही कहीं ना कहीं वोट किया। तो हमारे देश के लोगों ने ही बताया है कि ओनली 9% believe that activist groups are responsible for misinformation and 23% believe that government, political groups and politicians are responsible for misinformation. 4% लोगों को लगता है कि ट्विटर से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। 13% लोगों को लगता है कि जर्नलिस्ट और न्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। तो सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ किसको बताया जा रहा है? तो ये बताया जा रहा है हमारी सरकार को। फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी बता रहे हैं कि जो पर्टिकुलर सर्वे कराया गया, ये सर्वे आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे मिल जाएगा। ये केवल इंग्लिश स्पीकिंग इंटरनेट यूजर्स को टारगेट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, रीजनल भाषा में अखबार पढ़ने वालों को, इंग्लिश भाषा में अखबार पढ़ने, हिंदी भाषा में अखबार पढ़ने वालों को और रीजनल भाषाओं में अखबार पढ़ने वालों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। बट इवन अगर आप इंग्लिश भाषा में अखबार और न्यूज पढ़ने वाले लोगों को भी देखते हो
तो भी कुछ ना कुछ यूजफुल साइट तो यहाँ पे मिलेगी। इस पैंडेमिक के दौरान किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से डोमेन में सर्कुलेट किया गया, इसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी तो यहाँ पे पता चलती है। तो फास्ट मिसलीडिंग मटेरियल कहाँ से आ रहा है, किस हिसाब से सर्कुलेट किया जा रहा है, नेटवर्क प्रोपोगेंडा कैसे फैल रहा है, ये सबसे ज्यादा किसकी वजह से हो रहा है, सरकार और कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल ग्रुप्स की तरफ से। फिर भाई नेटवर्क प्रोपोगेंडा के बारे में और बात की जाए तो पूरी दुनिया में ये देखा गया, केवल इंडिया में ही नहीं, कि पॉलिटिशियंस, ठीक है ना, तो पॉलिटिशियंस कोई चीज़ यहाँ पे अगर अनाउंस करते हैं तो कुछ ऐसे न्यूज़ मीडिया चैनल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं पॉलिटिशियंस की तरफ, तो वो उन्हीं पॉलिटिशियंस के अनाउंसमेंट को बहुत अच्छी तरीके से दिखाएंगे। और ग्राउंड लेवल पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल सपोर्टर्स होंगे जो इस प्रकार की न्यूज़ को बहुत बड़े लेवल पे सर्कुलेट करेंगे। तो ये एक प्रकार का आप कह सकते हो रैकेट सा चल रहा है, जहाँ पे सरकार अनाउंसमेंट करती है और उस अनाउंसमेंट को बहुत सारे न्यूज़ मीडिया चैनल पॉजिटिव नोट पे दिखाते हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल सपोर्टर्स इनके बैठे हैं सोशल मीडिया पे जो इसको सर्कुलेट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पे एक बड़ी पॉजिटिव आप कह सकते हो इमेज बनती है, ऐसा भाई यहाँ पे ऑथर में ये लिख रहे हैं। और देखा जाए तो ये बात इन्होंने केवल केंद्र सरकार के लिए नहीं बोली है, ये बात इन्होंने राज्य की सरकारों के लिए भी बोली है। और ये जो टॉप डाउन इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के फैसेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए पॉलिटिशियंस तो होते हैं, सेलिब्रिटीज को भी लिया जाता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज सरकार के फेवर में बोलते नजर आए होंगे, केंद्र सरकार के केस में भी ये रिस्पॉन्सिबल है, राज्य सरकारों के केस में भी देखा गया है। बहुत सारे प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर सामने आते हैं और वो ऐसी इंफॉर्मेशन सामने रखते हैं जो कि कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में जाती है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं और इस मिस इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे साक्ष्य भी हमको मिलते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। कोरोना के पैंडेमिक में एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई, एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस कोरोना वायरस के कितने थे, ये किसी ने भी क्लियर कट सही फिगर नहीं दिया। और अलग अलग ऑडिट्स के थ्रू और अलग अलग इंडिपेंडेंट सर्वेस के थ्रू ये बात बिल्कुल क्लियर कट तरीके से सामने आ रही है कि एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा हैं, जितने रिपोर्ट कर रहे हैं किए जा रहे हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा है। फिर दुनिया भर में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में शुरुआत में उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन फैलाई। उसमें डोनाल्ड ट्रंप है, जेर बोल्सोनारो ऑफ ब्राजील, इन्होंने बहुत अनसाइंटिफिक तरीके से चीज़ों को फैलाया। फिर इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने बोला कि काऊ यूरिन से आप कोरोना वायरस को रोक सकते हो, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने साफ साफ बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे हमारी सरकार के बहुत सारे ऑफिशियल्स ने कोरोनिल सपोर्ट करते हुए नजर आए, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कभी भी कोरोनिल को अप्रूव नहीं किया था कोरोना ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन तब भी ऐसे बहुत फॉल्स स्टेटमेंट्स आए पतंजलि की तरफ से कि कोरोनिल कोरोना को सॉल्व कर सकता है। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव के साथ नजर आए कोरोनिल को प्रमोट करते हुए। तो कुल मिला के यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल की न्यूज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? आप इस्तेमाल कर सकते हो इस बेसिस पे कि जो रिपोर्ट आई है 2021 र्यूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को कोट करके आप ये लिख सकते हो किसी भी पर्टिकुलर आंसर में कि भाई इस सर्वे के हिसाब से जो देश की जनता है उसमें से 23% जनता ये सोचती है कि गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, 16% सोचती है कि फेसबुक रिस्पॉन्सिबल है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, 14% सोचती है यूट्यूब रिस्पॉन्सिबल है, 28% सोचते हैं व्हाट्सएप रिस्पॉन्सिबल है, 9% सोचते हैं ट्विटर रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी 4% सोचते हैं ट्विटर रिस्पॉन्सिबल है, 9% सोचते हैं एक्टिविस्ट ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल है, 13% सोचते हैं जर्नलिस्ट और न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल है। ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है एंड दैट इज वाई आपको जब भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को अपने आंसर्स में यूज करना है आपको प्रॉपर सोर्स बताना पड़ेगा। तो ये जो र्यूटर्स की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट है इसका नाम आपको कोट करना पड़ेगा अगर आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कहीं पे लिखना चाहते हो तो। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिसी क्रीप, ओवर रेगुलेशन रिस्क रिटार्डिंग ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इन द ई कॉमर्स सेक्टर। देखिए 11 महीने हो चुके हैं और सरकार ने नोटिफाई किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020। अब यहाँ पे कुछ और नए नियम कानून लेके आए गए हैं ई कॉमर्स के रिस्पेक्ट में। तो ये जो ई कॉमर्स वाली कंपनीज हैं इनके ऊपर ऐसा बोला जा रहा है कि थोड़े और नॉर्म्स लगाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 11 months after this e-commerce rule 2020, the Department of Consumer Affairs has mooted a set of sweeping amendments ostensibly to protect the interests of consumers and encourage free and fair competition in the market। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए और मार्केट में फ्री और फेयर कंपटीशन को लाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कुछ नए अमेंडमेंट्स लेके आया। और इस अमेंडमेंट में एक नॉर्म है
अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर। ये चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा जो कि 24/7 एक्टिव होगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर रहा होगा और ई कॉमर्स एंटिटीज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस को ये देखेगा कि अप्लाई हो रही कि नहीं है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है? सबसे पहली बात तो वो ई कॉमर्स फर्म्स जो इंपोर्टेड गुड्स को इंडियन मार्केट में बेच रही हैं, फॉर एग्जांपल अमेजन पे आपको बहुत सारे इंपोर्टेड गुड्स मिल जाएंगे। जो गुड्स यूएस के मार्केट में बिकते हैं या किसी और देश में बिकते हैं, वो गुड्स आप अमेजन के थ्रू इंडिया में मंगवा सकते हो। तो जब आप उन गुड्स को अमेजन के थ्रू इंडिया में मंगवाओगे, तो जब भी कोई गुड बाहर से इंडिया के अंदर एंट्री मारता है, आपको पता है कि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो जब ये कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, उस समय पे ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस गुड का कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट्स के चलते बहुत सारे कंट्रीज के गुड्स पे ऊपर हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते हैं। लेकिन भाई वो इंपोर्ट ड्यूटी लगानी है या नहीं लगानी है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअली में गुड आ कहाँ से रहा है, क्या उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है। तो इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर खासकर वो वाले जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, उनके ऊपर ये कंडीशन लगाएगा ये पर्टिकुलर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर या फिर कह लीजिए चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर कि भाई जो गुड इंपोर्ट होके आ रहा है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। ठीक है। फिर एक मैंडेट यहाँ पे नए नियम कानूनों के तहत ये दिया गया, फॉल बैक लायबिलिटी। मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स फर्म पे आपने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको ऑर्डर मिला ही नहीं बहुत लंबे समय तक, तो भाई इन ई कॉमर्स फर्म के ऊपर लायबिलिटी डालनी पड़ेगी कि भाई आप सही समय पे ऑर्डर को डिलीवर करो। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली मैं एक नई जगह पे शिफ्ट हुआ था रहने के लिए। ये मेरे साथ की बात है, मैं 7-8 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने एक एसी ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से। ठीक है, उस समय पे फ्लैश सेल चल रही थी फ्लिपकार्ट की और एसी मुझे सस्ता मिल रहा था। अमेजोन पे वही एसी मुझे 7-8 हज़ार रुपये महंगा मिल रहा था। तो मैंने फ्लैश सेल में वो एसी ऑर्डर कर लिया। अब वो एसी मुझे डिलीवरी नहीं हुआ। बाद में पता चला कि हो सकता है फ्लिपकार्ट वालों ने फ्लैश सेल में बहुत सारे ऑर्डर्स ले लिए हों और बाद में उनके पास एसी हो ही ना डिलीवर करने के लिए। तो ऐसे केस में वो एसी मुझे डिलीवर होना था 6 या 7 दिनों में और 2 महीने बीत गए, एसी डिलीवरी नहीं हुआ। तो इस प्रकार की बहुत सारी कंप्लेंट्स कंज्यूमर्स की तरफ से कहीं ना कहीं सरकार के पास गई होंगी और सरकार ने इसीलिए यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जब भी कोई फ्लैश सेल होगी, उस फ्लैश सेल के अंदर मान लीजिए कि किसी ई कॉमर्स फर्म ने कोई सामान किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को बेच दिया है, तो वो सामान की डिलीवरी होनी चाहिए। और अगर सामान की डिलीवरी नहीं करता है वो ई कॉमर्स एजेंट उस पर्टिकुलर पर्सन को, तो फॉल बैक लायबिलिटी होगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर मतलब ई कॉमर्स फर्म के ऊपर। तो कल की डेट में कोई ई कॉमर्स फर्म फ्लैश सेल करता है और एक्चुअली में फ्लैश सेल में ऐसा होता है, यहाँ पे बैक टू बैक फ्लैश सेल बैन की जा रही है। एक्चुअली में अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन करते क्या है, एकदम से फ्लैश सेल निकाल देंगे, महासेल। उस महासेल में चीज़ें बहुत सारी सस्ती बेच दी जाएंगी, बट एक्चुअली में उनके पास उतनी चीज़ें होती नहीं है। तो बाद में बहुत सारे कस्टमर्स को चीज़ डिलीवरी नहीं होती है, कुछ को डिलीवर हो जाती है, कुछ को डिलीवरी नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में बैक टू बैक फ्लैश सेल्स को यहाँ सरकार रोक रही है। सरकार बोल रही है कि हम फ्लैश सेल के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप फ्लैश सेल करते हो और उसमें कोई सामान आपने बेचा और आपने वो सामान डिलीवर नहीं किया कस्टमर को, तो आपके ऊपर लायबिलिटी लगेगी और लगनी भी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, फ्लैश सेल में जो रिटेलर्स होते हैं ना, जो इंडिविजुअल शॉपकीपर्स होते हैं ना, जो ये सामान बेचते हैं, उनका धंधा बंद हो जाता है। जब एसी इतने डिस्काउंटेड प्राइस पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं ना, तो जो अपनी एसी की एक सर्विस सेंटर खोल के बैठे, उनके एसी बिकने ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने सस्ते में चीज़ें बेच नहीं सकते और इस फ्लैश सेल के चलते उनकी सेल बंद हो जाती है। तो उन रिटेलर्स का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब डी मार्ट खोला तो छोटे छोटे किराने वाले बंद हो गए। तो उसी प्रकार से इस अमेजोन फ्लिपकार्ट में भले ही चीज़ें सस्ती बिक रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनके चलते में छोटे रिटेलर बंद नहीं होने चाहिए। और अगर आप छोटे रिटेलर बंद कर रहे हो तो इस बात को इंश्योर करो कि आप क्वालिटी दो, और क्वालिटी अक्सर कर मिस हो जाती है क्योंकि बल्क में ऑर्डर्स प्लेस होते हैं और फिर वो ऑर्डर डिलीवर नहीं किए जाते हैं कस्टमर्स को। ओके, फिर भाई इन एंटिटीज़ को ये भी बोला गया है कि अगर कोई ऑथराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रोब कर रही है, आपसे किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मांग रही है, तो 72 घंटे के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन उस गवर्नमेंट एजेंसी को अवेलेबल करवानी है, अगर वो साइबर सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ये जितने भी नियम कानून है, ये नियम कानून में कोई भी नियम कानून एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये नियम कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली हमारे डोमेस्टिक मार्केट की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक और पैटर्न पकड़ा जा रहा है। अभी रिसेंटली ही आईटी रूल्स आए थे, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल, और इन
रूल्स के थ्रू जो डिजिटल मीडिया है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रेगुलेशन लगाने की बात की गई है। तो इस रिस्पेक्ट में ये देखा जा रहा है कि ये जो केंद्र सरकार के नियम कानून ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट आए हैं ना, वो थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजन के ऊपर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक केस चला रहा है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि ये फ्लिपकार्ट और अमेजन, इनकी जो सब्सिडरीज होती हैं, क्या होता है ना, पहले फ्लिपकार्ट और अमेजन एक एग्रीगेटर की तरह इंडियन मार्केट में आए और इंडियन मार्केट में अलग अलग रिटेलर्स के गुड्स को इन्होंने खरीदा और अपने प्लेटफॉर्म पे बेचना शुरू कर दिया। बाद में इन्होंने अपनी एक्टिविटीज को बहुत गलत तरीके से एग्जीक्यूट किया। बाद में फ्लिपकार्ट अमेजन ने क्या किया कि बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स जिनके सामान ज्यादा बिकते थे उनको खरीद लिया इन्होंने, और जिन फर्म्स ने अपने आप को बेचने से मना कर दिया उनके प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने अपने प्लेटफॉर्म पे बेचना ही बंद कर दिया। मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन मार्केट को डेफिनेटली मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रोड्यूसर्स जो कि अपने सामान को फ्लिपकार्ट और अमेजन की कंडीशंस के हिसाब से बेचने को तैयार है, केवल उनके ही प्रोडक्ट दिखते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, और वो प्रोड्यूसर्स जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजन के सब्सिडरी नहीं बन रहे हैं या उनकी कंडीशंस के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट और अमेजन अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट ही नहीं करते। तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस प्रैक्टिसेस फ्लिपकार्ट और अमेजन चलाते हैं और इसके लिए ऑलरेडी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंक्वायरी कर रहा है फ्लिपकार्ट और अमेजन के अगेंस्ट। तो ये जो प्राइसिंग प्रैक्टिसेस हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की, इनको सही समझ से देखने की जरूरत है। ऑफलाइन रिटेलर्स इनसे हर्ट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ये नहीं चाहती कि लोगों के पास चीजें सस्ते में पहुंचे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लोगों के पास चीजें सस्ते में पहुंच रही हैं और मोनोपोली बन रही है इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है, क्योंकि जब इन ऑर्गेनाइजेशंस की मोनोपोली बन जाएंगी तब ये चीजें महंगी बेचेंगे और कोई अल्टरनेटिव मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गया बातों को? तो ऑब्वियस ही बात है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इन्वेस्टिगेशन है, इस इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नए नियम कानूनों के चलते इन ई कॉमर्स फर्म से यह भी बोला गया है कि भाई देखिए, आप यूनिफॉर्म रूल्स लेके आइए। तो कल की डेट में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपनी किसी बिजनेस एसोसिएट से या अपनी ही किसी सब्सिडरी के सामानों को डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेच रहा है, और वो प्लेटफॉर्म्स जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के सब्सिडरी नहीं बने हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके सामान को ठीक तरीके से इन प्लेटफॉर्म पे नहीं बेचा जा रहा है, तो दिस इज नॉट राइट। और कहीं ना कहीं सरकार की अथॉरिटी है इस चीज को रोकने की, और जब सरकार ने इन चीजों को असर्ट करने की कोशिश की है, एनफोर्स करने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली बहुत सारी लीगल फाइट्स यहाँ पे उठ के आएंगी, कहीं ना कहीं केस जुडिशरी में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तो बैक टू बैक फ्लैश फेस में कंज्यूमर का ही भला कर रहे हैं और आप हमको ही रोक रहे हो। सरकार बोल रही ठीक है तुम कंज्यूमर का भला करो, लेकिन फ्लैश सेल में तुम लोग 20 एसी बेच देते हो और है तुम्हारे पास 400 फ्रिज बेच देते हो और है तुम्हारे पास 20। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे कंज्यूमर्स के पास एसी पहुंचते नहीं है। समझिए, दिवाली के समय पे एक आदमी का मूड होता है कि चलो एक फ्रिज खरीद ले, और वो फ्रिज खरीदता है, वो फ्रिज उसके पास पहुंचा ही नहीं 2 महीने तक। अगर नॉर्मल केस में उसको पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वो किसी ऑफलाइन रिटेलर से जाके वो फ्रिज खरीद लेता। लेकिन ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन फ्लैश सेल के चलते अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चीजें बेच देते हैं और उनको कम दामों में बेचने की कोशिश करते हैं, और ये कहीं ना कहीं धमकाते भी हैं। नीचे के जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, प्रोड्यूसर्स है ना, उनको धमकाते भी ये ऑर्गेनाइजेशंस कि हमारे साथ मिल जाओ या हमारे कंडीशंस के हिसाब से काम करो, नहीं तो तुमको यहाँ पे जिंदा नहीं रहने देंगे। तो ऐसे केसेस में सरकार इनको चेक करने की कोशिश कर रही है। अभी चेक करने की कोशिश में ओवर रेगुलेशन की बात हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि सरकार ई कॉमर्स सेक्टर के ऊपर ओवर रेगुलेशन कर रही है। इसके बारे में जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन आती जाएगी वैसे वैसे मैं आपके साथ कवर करूंगा। फिर एक इन्फॉर्मेशन है, अ वेलकम स्पाइक, द थ्रेट ऑफ द थर्ड वेव एंड न्यू वेरिएंट्स मेक स्पीडी कंप्लीट इनॉक्यूलेशन अ प्रायोरिटी। देखिए, कुछ अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई 21 जून को 8.6 मिलियन डोजेस दी गई वैक्सीन की एक दिन पे। तो ये एक इम्प्रेसिव फीट है। मई में इंडिया मुश्किल से 2 या 3 मिलियन डोजेस एक दिन में दे पाया है। यहाँ पे 8.6 मिलियन डोजेस एक दिन में देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो भले ही एक सब्सटेंशियल नंबर है, ओके, और मास वैक्सीनेशन करना जरूरी है, क्योंकि जब मास वैक्सीनेशन होगा तो हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, मॉर्टेलिटी कम होगी। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन इनोकुलेट होगी उतना ही कोरोना वायरस का फैलाव यहाँ पे कम होगा। अब भले ही हम लोग 21 जून की प्रोग्रेस को देख के बोले कि हाँ भाई कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट इस इंप्रूवमेंट को सस्टेनेबल बेसिस पे करना जरूरी है। हम लोग दुनिया में अभी भी लैगर्ड हैं, बहुत पीछे हैं।
अगर आप देखो तो हमारे देश की 17% आबादी को 1 डोज मिली है और 4% से कम आबादी को 2 डोजेस मिली है। उसी रिस्पेक्ट में अगर आप यूएस को कंपेयर करोगे तो यूएस अपनी 53% आबादी को 1 डोज दे चुका है और यूके अपनी 64% आबादी को 1 डोज दे चुका है। हालांकि सेंटर ने 21 जून को ये जो 8.6 मिलियन डोजेस दी हैं, डेफिनेटली यहाँ पे क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। हमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को और आप कह सकते हो कि मोटिवेट करना चाहिए, बट इस चीज को कहीं ना कहीं सस्टेनेबल रखना भी जरूरी है। अगर सिर्फ आप एडल्ट पॉपुलेशन की बात करो, वो लोग जो 18 साल के हैं, 18 साल से ज्यादा के हैं, तो इससे ऊपर की पॉपुलेशन को देखो तो लगभग 25% लोगों को 1 डोज ऑलरेडी मिल चुकी है। तो बाकी 75% लोगों को अगर 1 डोज देनी है इस साल के एंड तक, और टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, 944 मिलियन, लगभग 94.5 करोड़। तो ये करने के लिए इस साल के एंड तक हर दिन 8.6 मिलियन डोजेस देनी पड़ेंगी, तो ही चीजें हो पाएंगी। ये जो एकदम से एक दिन में इतनी ज्यादा डोजेस देने वाला काम हुआ है, उसमें 3 स्टेट्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से परफॉर्म किया है, हरियाणा ने, कर्नाटका ने, मध्य प्रदेश ने। ओके, तो मध्य प्रदेश के बारे में क्या बताया गया कि मध्य प्रदेश कभी भी एक दिन में 5 लाख से ज्यादा डोजेस उसने नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश लगभग 20 लाख डोजेस पे पहुंच गया। हरियाणा में एक दिन में लगभग 1.5 लाख डोजेस थी मैक्सिमम, लेकिन वो 4.5 लाख डोजेस पे पहुंच गई। और कर्नाटका में एक दिन में मैक्सिमम 2.6 लाख डोजेस थी, लेकिन वो 11 लाख डोजेस पे पहुंच गई। तो ये 3 स्टेट्स थे जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से 21 जून को परफॉर्म किया, तो ही डोजेस इतनी ज्यादा हो गई हैं। कुछ स्टेट्स ने मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स करवाए हैं, और उन मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स में प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कोविन एक कंडीशन नहीं थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोविन पे रजिस्ट्रेशन के बिना ही मास वैक्सीनेशन होने लगे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में वैक्सीनेशन का रेट है वो और बहुत तेज हो सकता है। अभी के लिए हमारा पूरा का पूरा वैक्सीनेशन कोविशील्ड पे डिपेंडेंट है। ऐसा बोला जा रहा है कि अगस्त तक जितनी कोविशील्ड की डोजेज हैं उतनी ही कोवैक्सीन की डोजेज भी आने लगेंगी, और हो सकता है जब डोजेज ज्यादा आने लगे तो सरकार ने पहली और दूसरी डोज के बीच में ये जो 12 से 16 हफ्ते का गैप रखा है, इस गैप को सरकार फिर से कम कर दे। क्योंकि पहले 12 से 16 हफ्ते का गैप इसलिए रखा गया था क्योंकि सरकार के पास उतनी वैक्सीन थी नहीं, बट अगस्त तक बहुत मिशन मोड पे सरकार के पास वैक्सीन आने लगेंगी, तो हो सकता है कि उस समय तक सरकार ये 12 से 16 हफ्ते का जो गैप है 2 डोजेस के बीच में, इसको कम कर दे। और अपने फाइनल आर्टिकल पे चलते हैं। ये है कोर्स एंड कन्वर्सेशंस, हाउ टू कीप चिल्ड्रन एंगेज्ड। पेरेंट्स फेस मैनी चैलेंजेस बट देयर आर वेज टू कोप। यहाँ पे सिंपल ये बताई जा रही है कि जो बच्चे हैं आज की डेट में, कोरोना के समय पे जो बच्चे हैं, उनका जो एक्सेस है स्कूल वगैरह से, अपने दोस्तों से, अपनी डेली मर्रा की जिंदगी जो उनकी पैंडेमिक से पहले थी उससे पूरी तरीके से टूट गया है। और ये बहुत मुश्किल समय है बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी। बच्चे 1 साल से घर के अंदर बंद हैं। अब जो छोटे छोटे टॉडलर्स हैं, जो बहुत छोटे हैं, हो सकता है जब वो बड़े हो जाए तो उनको ये समय ना याद रहे, लेकिन जो बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, 5 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको अपना समय याद रहेगा। ओके, जो 4 से 6 साल के बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस में उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। 4 से 6 साल के बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लास सही है ही नहीं। उसको एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट की जरूरत है जहाँ पे उसके साथ के बच्चे पास में बैठे हों, टीचर उनको ठीक से चीजें पढ़ा रही हो, लेकिन वो देखिए अब कोरोना में पॉसिबल नहीं रह गया है। क्लास में पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है, तो अब घर में ये बच्चे गेमिंग साइट्स में घुसे हुए हैं, अपने माँ बाप के फोन में घुसे हुए हैं, अपने बच्चों से व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं, ओके, फेसबुक चला रहे हैं, जबकि इन प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसी यही है कि आपका एक पर्टिकुलर उम्र से ज्यादा होना सही है, तो अपने माँ बाप का फोन करके इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, बच्चे सुनते नहीं है, माँ बाप एंड में डांटना बंद कर देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे एक स्क्रीन एडिक्शन हो रहा है इन बच्चों के बीच में, और ये स्क्रीन एडिक्शन लॉन्गर टर्म में सही नहीं है। ऊपर से टीचर्स भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले टीचर्स सोचते थे, मतलब क्लास में तो टीचर्स फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर लेते थे, अब घर बैठे बैठे टीचर्स भी बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे